नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन के इनहिबिटर्स को कुछ इस तरह कवर करेंगे दोस्तों कि आपको इस वीडियो का मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ में बेहतरीन नॉलेज भी आएगा। दोस्तों, तो आपसे दरखास्त है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको दिल को ये छू जाए ना, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ही हमें सूचित करिएगा। दोस्तों, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल प्लेटलेट्स क्या होते हैं और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मल प्लेटलेट्स क्या है, ये ब्लड के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल प्लेटलेट्स शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं है, कहीं पे भी डैमेज नहीं है, तो ये घूम रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियम होते हैं, टिश्यू के अंदर जो एंडोथेलियम होते हैं, उस नॉर्मल एंडोथेलियम से प्रोस्टासाइक्लिन यानी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, समझिएगा, नॉर्मल कंडीशन चल रहा है और प्रोस्टासाइक्लिन नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे मेडिएटर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जो प्लेटलेट के ऊपर इस रिसेप्टर को आकर के चिपकेंगे और इनकी चिपकने की वजह से एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी प्लेटलेट्स के भीतर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे साइक्लिक एएमपी बढ़ता जाएगा तो साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल जो है कम रहेगा। दोस्तों, ये कैल्शियम इस वेसिकल से बाहर ही नहीं आएगा, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम रहेगा। तो जब कैल्शियम ही नहीं है तो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। किसका? इस प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल का एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। इसमें कौन से मीडिएटर होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझिएगा, कैल्शियम होता है तो एक्सोसाइटोसिस होता है, लेकिन नॉर्मल प्लेटलेट्स के अंदर कैल्शियम जो है वो कम होता है साइटोसोल के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। नो एक्सोसाइटोसिस ऑफ द प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स। और इसी की वजह से ये नॉर्मल फेनोमेनन हमारे बॉडी में चलते रहता है। अब देखते हैं कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में क्या माहौल होता है। अगर हमारे बॉडी में किसी टिश्यू या वेसल के एंडोथेलियम के अंदर कोई चोट पहुंच जाती है, इंटरनल इंजुरी हो जाती है, तो उसके नीचे जो कोलेजन होता है, ये कोलेजन जो है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों, और एंडोथेलियम के आसपास इर्द गिर्द जो बहने वाला ब्लड है, उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स उस कोलेजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जब ये प्लेटलेट इस कोलेजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो एक्टिवेटेड कहलाती है, वो प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाता है। दोस्तों, अब इसका एक्टिवेशन जब होता है तो यहाँ पे जो नॉर्मल एंडोथेलियम सिक्रीट करने वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन था, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, उनका लेवल कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गई, उनका लेवल कम हो गया प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का, उसकी वजह से यहाँ एटीपी जो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा था नॉर्मल प्लेटलेट में, अब ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसका लेवल जो है साइक्लिक एएमपी का कम हो जाएगा। जब इसका लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पे ये कैल्शियम जो वेसिकल के अंदर है वो बाहर निकल के आता है, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो एक्सोसाइटोसिस होगा। ये जो प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स है, रेड कलर के डॉट डॉट, वो बाहर आएंगे। दोस्तों, एक्सोसाइटोसिस होगा प्लेटलेट्स के। जब ये बाहर आते हैं तो इस ग्रैन्यूल्स के अंदर जो मेडिएटर होते हैं, कौन से? थ्रोम्बिन होगा, एडीपी होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, सेरोटोनिन होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होगा, थ्रोम्बोक्सिन E2 होगा। ये सब फैक्टर्स यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स, इससे एक्सोसाइटोसिस होता है और ये जब बाहर आते हैं ये दूसरे प्लेटलेट को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ये जाकर के दूसरे प्लेटलेट, वहां पे आसपास बहुत सारे प्लेटलेट्स बहते हुए रहते हैं ब्लड के अंदर, तो ये किसी प्लेटलेट के जाकर के उसके रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और इसे भी ये एक्टिवेट कर देते हैं अनादर प्लेटलेट को, ताकि ये भी आकर के इस प्लेटलेट को चिपक जाए। सारे प्लेटलेट्स इसको आके चिपक जाए और इसका एक क्लम्प फॉर्मेशन हो, जिसे हम प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलेंगे। बहुत सारे प्लेटलेट्स एक जगह एग्रीगेट होंगे, जमा होंगे। दोस्तों, ठीक है, जिससे बहुत बड़ा प्लेटलेट का क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में दिक्कत पैदा हो सकती है, हमारे हार्ट के अंदर दिक्कत पैदा हो सकती है। दोस्तों,
मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आ सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक आ सकता है दोस्तों। तो ऐसी चीजें हो सकती है इस क्लॉट की वजह से। अब हम समझेंगे कि ये नॉर्मली कैसे काम करता है, और जब डैमेज हो जाता है एंडोथेलियम तो उस वक्त ये धीरे धीरे किस तरीके से आते हैं, कैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, हम पूरे डायग्राम के जरिए उसे समझेंगे दोस्तों। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आगे यहाँ पे मैं बता दूं, ये सारे पीडीएफ्स हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करते हैं, जिसका हम पीडीएफ मेंबरशिप देते हैं, वो भी लाइफ टाइम तक के लिए। तो आप लोगों से दरखास्त है, तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आप ज्वाइन करें, और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र कंट्रीब्यूशन करना होता है 990 रुपीज़ का, 999 रुपीज़ का दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे हमारे मोबाइल में होता है फ़ोन पे, जी पे यानी गूगल पे, या फिर पेटीएम से। ये बहुत आसान है। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको तुरंत हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, और हर वीकेंड पर इसे अपडेट भी किया जाएगा दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी में जान आ जाए। आप जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अच्छे खासे दावेदार बने दोस्तों। और हाँ, इसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हमारे अगली पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इसे समझते हैं कि किस तरीके से ये प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये नॉर्मल एंडोथेलियम है, इसके नीचे कोलेजन होता है। यहाँ ऊपर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड के अंदर कुछ प्लेटलेट्स है, रेस्टिंग प्लेटलेट्स, ये नॉर्मली फ्लो होते रहते हैं। और जब इनका बहाव चलता है दोस्तों, ये एंडोथेलियम, नॉर्मल एंडोथेलियम से कुछ मीडिएटर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कुछ मीडिएटर यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे। वो इस रिसेप्टर, इस प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, पर्टिकुलर रिसेप्टर, वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। और इनके ज्वाइन होने की वजह से ये एटीपी का कन्वर्जन CAMP यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में हो जाता है। इसका लेवल बढ़ते जाता है दोस्तों, है ना। इसको पढ़ेंगे तो ये कैम्प के जैसे लगेगा, तो ये कैम्प बन गया है, और इसके भीतर मान लीजिएगा कैल्शियम रहता है इस कैम्प के अंदर। ऐसे हम हमें याद रखने के लिए, पॉइंट को क्लियरली समझने के लिए रखेंगे। तो ये कैम्प बन गया है, तो इसके अंदर कैल्शियम है, यानी कैल्शियम यहाँ बाहर साइटोसोल के अंदर कम है दोस्तों, क्योंकि वो कैम्प के अंदर है। कैम्प यहाँ पे बहुत सारा बढ़ चुका है, और कैम्प के अंदर कैल्शियम है। तो कैल्शियम साइटोसोल में कम है, कैल्शियम का लेवल यहाँ बाहर कम है। तो कैल्शियम कम है, तो इस ग्रैन्यूल का एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है। जब एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है, तो प्लेटलेट के एग्रीगेट करने वाले कोई मीडिएटर यहाँ पे नहीं आ रहे, तो कोई दूसरे प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो दूसरे प्लेटलेट यहाँ पे आके के एग्रीगेट नहीं होंगे। तो इस नॉर्मल कंडीशन में कोई प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है, ये फ्लो होते रहते हैं। और ये नॉर्मल मैकेनिज्म चलने के लिए ये मीडिएटर, ये रिसेप्टर हमें बताते रहते हैं कि यहाँ कोई इंजुरी नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों। तो ये सारा मैकेनिज्म इस प्लेटलेट के अंदर होता है, ठीक है। एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में होगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल घटेगा, साइटोसोलिक कैल्शियम कम होने से एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा, तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं होगा। अब समझते हैं कि मान लो किसी वजह से यहाँ इंजुरी हो गई, हमारे शरीर के भीतर वेसल्स के अंदर कहीं ना कहीं इंजुरी हो गई, आर्टरी के अंदर, वेंस के अंदर, तो क्या होगा। तो देखिएगा, ये डैमेज रहे एंडोथेलियम के साथ में। तो ये जो हमारा एंडोथेलियम है ब्लैक में, उसको कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है, इंजुरी हो चुकी है। तो यहाँ आसपास जो बहने वाला ब्लड था, उसमें जो प्लेटलेट थे, उसमें से एक प्लेटलेट सेल यहाँ पे आकर के चिपक जाती है। और जब यहाँ वो चिपक जाती है, एडेजन होता है, तो यहाँ भीतर उसके नीचे, एंडोथेलियम के नीचे जो कोलेजन होता है, उसके कांटेक्ट में आ जाती है। वो जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसका एक्टिवेशन हो जाता है दोस्तों। तो ये प्लेटलेट एक्टिव हो जाती है। जब प्लेटलेट एक्टिव होती है, तो क्या होता है, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक एसिड जो नॉर्मल एंडोथेलियम सिक्रीट कर रहा था, उनका लेवल अब घट जाएगा, वो कम हो जाएंगे। और वो कम हो गए, तो ये प्लेटलेट एक्टिव कैसे होगा, जो अब तक एटीपी से साइक्लिक एएमपी का कन्वर्जन चल रहा था इन लोगों की वजह से, अब वो कन्वर्जन नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल कम हो जाएगा, कैंप यहाँ पे कम लगेंगे, तो कैंप में जो कैल्शियम था वो बाहर आएगा, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाएगा दोस्तों। साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ गया, कैल्शियम लेवल बढ़ना मतलब ये ग्रैन्यूल्स का बाहर आना होता है दोस्तों। कैल्शियम लेवल बढ़ता है, तो ये एक्सोसाइटोसिस करके जो प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स है वो बाहर आएंगे। और इस ग्रैन्यूल्स में कौन से मीडिएटर होते हैं दोस्तों, हमने देखा है अभी, थ्रोम्बिन होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, सीरोटोनिन होगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होगा दोस्तों।
तो ये सारे जब मीडिएटर इससे निकल के आते हैं तो ब्लड में फ्लो होने वाले इर्द गिर्द में जो प्लेटलेट्स है उनके ऊपर जो इसके लिए रिसेप्टर होता है स्पेशल, वहां पे जाके चिपक जाते हैं दोस्तों ये मीडिएटर। और जब ये चिपक जाते हैं तो ये दूसरे प्लेटलेट का एक्टिवेशन करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं दोस्तों, या तो वो इस प्लेटलेट के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर का एक्टिवेशन करते हैं, जिसकी वजह से और भी जो प्लेटलेट्स वहां पे होते हैं वो यहाँ पे आके इसको चिपक जाते हैं दोस्तों। इसको दूसरा चिपकेगा तो इसको तीसरा चिपकेगा, ऐसे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सारे प्लेटलेट इकट्ठा होंगे, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, जब ये ग्रैन्यूल्स यहाँ पे निकल के बाहर आए, ये ग्रैन्यूल जब इस रिसेप्टर को चिपक जाते हैं तो ये दूसरा भी एक एक्शन दिखाता है। अब देखिएगा, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं दोस्तों, और फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन फास्फोलाइपेज करके एंजाइम होता है वो भी एक्टिव हो जाता है इन ग्रैन्यूल्स के निकले हुए मीडिएटर जब इसे एक्टिव करते हैं। तो ये फास्फोलाइपेज यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो ये फास्फोलाइपेज इस फास्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों, और इसको कन्वर्ट करेगा अरेचिडोनिक एसिड में। अरेचिडोनिक एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो यह अरेचिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, PGH2 में कन्वर्ट हो जाएगा अरेचिडोनिक एसिड। फिर ये PGH2 जो है ये थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट के ऐसे प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे प्लेटलेट इकट्ठा होने लगते हैं ना, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को हेल्प करता है थ्रोम्बोक्सिन A2। आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि किस तरह एक पहले जो कोलेजन के कांटेक्ट में आई थी टिश्यू को इंजरी होने की वजह से, एंडोथेलियम में इंजरी होने की वजह से एक प्लेटलेट एक्टिव हो चुकी थी और उसके अंदर ये इस तरीके से कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका था, तो एक्सोसाइटोसिस हो गया था, ग्रैन्यूल्स बाहर आ चुके थे। ग्रैन्यूल्स के जो मीडिएटर्स थे उन्होंने दूसरे प्लेटलेट को इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे प्लेटलेट को एक्टिवेट किया दो तरीके से, या तो उसका GP2B3A रिसेप्टर को एक्टिव किया ताकि दूसरे प्लेटलेट वहां आके चिपक जाए, और दूसरा वे था जो यहाँ पे फास्फोलिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया फास्फोलाइपेज से, और इसका कन्वर्जन अरेचिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज के थ्रू PGH2 थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये आगे प्लग फॉर्मेशन करेगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ये एग्रीगेशन कर रहे हैं ना। तो इसे और आगे थोड़ा समझते हैं कि फिर आगे क्या होता है ये एग्रीगेशन का। तो थ्रोम्बोक्सिन से तो होगा वो प्लग फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखिए GP ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने की वजह से ये दूसरे प्लेटलेट को अपने पास खींचेगा, जिसके बीच में ये फाइब्रिनोजन होता है, वो फाइब्रिनोजन इन दोनों को ऐसे बाइंड कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजन के माध्यम से ऐसे एक दूसरे को ये बाइंड हो जाते हैं दोस्तों ये सारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजन है जब ये इस तरीके से क्लम्प फॉर्म करता है तो ये फाइब्रिनोजन ये ब्रेक हो जाकर के फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है दोस्तों। अब कैसे कन्वर्ट होगा आप देखिएगा, ये जो इंज्यूअर टिश्यू था जो यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, कोलेजन ओपन हो चुका था, और ये प्लेटलेट जो यहाँ आया था उसका एक्टिव सरफेस और ये इंज्यूअर टिश्यू, इन दोनों के माध्यम से कुछ मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स बाहर आते हैं जो कोएगुलेशन कैस्केड बनाना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस इंजुरी को ऊपर एक कवर बनाना चाहते हैं ताकि ये इंजुरी छूट जाए। तो ये कोएगुलेशन कैस्केड बनाने के लिए यहाँ पे थ्रोम्बिन को सिक्रीट करते हैं दोस्तों। थ्रोम्बिन, इसका रिजल्ट होता है थ्रोम्बिन, जिसका दूसरा नाम है फैक्टर 2A। ये फैक्टर 2A निकल के आता है दोस्तों उस कैस्केड के लिए। तो थ्रोम्बिन का काम क्या है दोस्तों, जो ये फाइब्रिनोजन बना है ना इस प्लग के अंदर दो प्लेटलेट के बीच में, जो GP2B3A रिसेप्टर एक दूसरे को यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं फाइब्रिनोजन के माध्यम से, ये उसका हाइड्रोलाइसिस करता है। थ्रोम्बिन जो है इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा और फाइब्रिनोजन से ये जेन को बिन में डाल देगा, डस्टबिन में डाल देगा, तो ये फाइब्रिन ही बचेगा। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करें। देखिए ये फाइबर के जैसा आपको रेड कलर में दिख रहा है और ग्रीन कलर में प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, तो इन प्लेटलेट्स को एक धागे से बंधा हुआ दिख रहा है आपको दोस्तों। तो यही है ये फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन थ्रू द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको याद रखने के लिए बोला थ्रू इनटू द डस्टबिन, थ्रू इनटू द डस्टबिन क्या फेंका, ये ओजन फेंक दिया, बचा क्या, फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन कितना अच्छा दिख रहा है आपको, देखिए धागे से बंधे हुए प्लेटलेट्स, ये एक प्लग है, ये क्लॉट है प्लेटलेट और फाइब्रिन का।
ये प्लग और क्लॉट यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। ये किस तरह दिखेगा, हमारे इंज्योर टिश्यू के ऊपर, इंज्योर वेसल के ऊपर, इंज्योर वेन्स आर्टरीज के ऊपर इस तरीके से दिखेगा। ये प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और यहाँ पे ये फाइब्रिन बन गया है। फाइब्रिन इसको बाइंड करके रखता है दोस्तों, ताकि वो जो इंजरी है वो ढक जाए। पर इसको ढक जाने के बाद में आगे क्या होता है इसका, उसे भी देखेंगे और समझेंगे। बॉडी में दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, इसे भी ब्रेक डाउन करने के लिए, ये हील होने के लिए क्या होता है। जैसे ही प्लेटलेट और फाइब्रिन का क्लॉट यहाँ पे बन चुका है इंज्यूर्ड टिश्यू के ऊपर, इंज्यूर्ड वेसल्स के ऊपर, तो उसी टाइम ये हील होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये हील होना स्टार्ट होता है, लोकली फाइब्रिनोलाइटिक, ये जो फाइब्रिन बना है, फाइब्रिनोलाइटिक एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसका नतीजा होता है प्लास्मिनोजन का बनना। और ये जो प्लास्मिनोजन है, इस पर एक्शन होती है टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर की, और ये प्लास्मिनोजन है ये प्लास्मीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लास्मीन का काम है कि जैसे जैसे ये हील हो रहा है, इस फाइब्रिन को तोड़ दिया जाए, इसको डिजोल्व कर दिया जाए दोस्तों। तो ये फाइब्रिन को तोड़ दिया, ये डिजोल्व हो जाएंगे बचे हुए प्लेटलेट से। ये यहाँ पे इंजुरी ठीक हो गई है, हील हो गई है, और ये प्लेटलेट फिर से यहाँ पे फ्रीली रेस्ट कर सकते हैं, फ्रीली फ्लो हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वाउंड भी हील हो जाएगा, और ये लोकली एक्टिंग प्लास्मिनोजन फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम भी यहाँ पे एक्ट होती है, ताकि ये क्लॉट को भी डिजोल्व कर सके। ये हमारे नेचुरल पावर है दोस्तों। कोई भी हमें इंजरी होती है तो नेचुरली हील हो सकती है, मगर नेचुरली हील होने के पहले भी इस क्लॉट के हमें कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। वो भी हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे, और उसके लिए क्या इलाज है वो भी देखेंगे। तो प्लास्मीन एक फाइब्रिनोलाइटिक यहाँ पे कंपाउंड है दोस्तों, प्लास्मीन है ना, जो फाइब्रिन को लाइटिक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ दे रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज में डिफरेंस बता दूं, थ्रोम्बस क्या होता है और एम्बोलस क्या होता है। देखिए, जब इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, फाइब्रिनोजन आके फाइब्रिन बना देते हैं, तो धागे से बंधे हुए प्लेटलेट की तरह ये क्लॉट दिख रहा है। अगर ये चिपका हुआ होता है, अडेयर्स टू द वेसल वॉल, जब ये क्लॉट जो है, प्लग जो है, अडेयर्स टू द वेसल वॉल, चिपका हुआ होता है वेसल वॉल से, तो इसे थ्रोम्बस बोलेंगे। और जब ये यहाँ से निकल जाता है, टूट जाता है, फ्लोट होता है, फ्लोट्स इन अ ब्लड, ऐसा क्लॉट, ऐसा प्लग जो प्लेटलेट फाइब्रिन का है, जो ब्लड में फ्लोट हो रहा है, इसको हम एम्बोलस बोलेंगे। जो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये फ्लोट हो रहा है, तो इसे एम्बोलस बोलना है। और अगर चिपका है तो थ्रोम्बस बोलना है। तो देखिए, चिपका हुआ थ्रोम्बस कभी एम्बोलस भी बन सकता है ना, तो बिकम्स एम्बोलस, थ्रोम्बस बिकम्स एम्बोलस। तो चलिए इसके प्रॉब्लम्स भी देखते हैं और उसका इलाज भी देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ पे वेसल इंज्योर भी हो चुकी थी, और नेचुरल फेनोमेनन से यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी हो चुका था, प्लग भी फॉर्मेशन हो चुका था दोस्तों। और नेचुरली ये हील भी होगा, ठीक भी होगा, लेकिन ठीक होने के पहले ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन ब्लड वेसल को अक्लूड कर देता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ये वेसल जहाँ जिस टिश्यू को जा रही होती है, जिस ऑर्गन को जा रही होती है, वो टिश्यू अपने ऑक्सीजन का डिमांड करता है, न्यूट्रिएंट्स का डिमांड करता है, और उसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर पाते हैं इस क्लॉट की वजह से। उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के बढ़ते डिमांड को देख के और कम होते सप्लाई को देख के कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के भीतर जन्म लेती है दोस्तों। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज आते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आना है, इस्केमिक स्ट्रोक आते हैं, पर्मनरी एम्बोलिज्म होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों, किसी की जान भी जा सकती है। तो इस क्लॉट को डिजोल्व करना, इस क्लॉट को बनने ही ना देना, ये इसके लिए हमें कुछ ड्रग्स निकालने होते हैं। तो दोस्तों, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन से बने हुए क्लॉट्स है, प्लेटलेट एग्रीगेशन से बने हुए प्लग्स है, जिनको रोकने के लिए हमें कुछ प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स कौन से है, ये कौन से साइट पर एक्ट करते हैं, वो देखेंगे दोस्तों। और हाँ, अभी वीडियो का मज़ा आपको और भी आ रहा होगा, और वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और ये सारे जो पीडीएफ है, मैंने आपको अभी बोला था उसी तरीके से सारे पीडीएफ हम हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसका पीडीएफ का लाइफ टाइम तक के लिए आपको मेंबरशिप दिया जाता है, जिसके लिए आपको मात्र 999 रुपीज़ का भुगतान करना होगा दोस्तों। मात्र 999 रुपीज़ का आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा दोस्तों।
और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल में होगा फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर फिर से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में जान आएगी दोस्तों, आपके रिवीजन अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा दोस्तों। और आपसे दरखास्त है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उनको इसका लाभ ज़रूर मिले। चलिए इस प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स को देखते हैं, जो इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोके, ताकि हमें जो कार्डियोवास्कुलर के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस्केमिक अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक के प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हम रोक लगाए, उस पेशेंट को आराम दिलाए दोस्तों। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स में हम पहले ड्रग देखेंगे जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होंगे दोस्तों। क्योंकि हमने देखा जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये दूसरे प्लेटलेट को अपनी तरफ लाके फाइब्रिनोजन के माध्यम से चिपक जाते हैं। ये दूसरे प्लेटलेट को नज़दीक लाके प्लेटलेट का एग्रीगेशन करने में ये GP2B3A रिसेप्टर हेल्प करते हैं दोस्तों। तो ये जो एक्टिवेशन हो रहा है हम इसको ही ब्लॉक कर देते हैं, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं हम। इसे ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग है एप्सिक्सिमैब, एप्टिफैबटाइड, टेरोफाइबन जैसे ड्रग होते हैं दोस्तों। इसके लिए हमने इसके पहले वीडियो डाला था ताकि आपको ये ड्रग याद रह जाए, तो इसके लिए मैं फिर से आपको वो ट्रिक बता दूं। यहाँ पे GP2B3A रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट कैसे लिखोगे आप, एक ट्रिक से। यहाँ पे देखिए ये ए है, बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी, और इसके बाद जो लेटर आता है वो है सी, एप सी। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 और 3 जो है 5 होता है, 5 के बाद 6 आता है, तो एप 6C, एप 6C। यहाँ पे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो मैप लिख देना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो इसका नाम हो जाएगा एप 6C मैप, एप 6C मैप। ठीक है, ये पहला वाला ड्रग हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी है, ए है, तो बीए का कोर्स है, बीए का कोर्स को एडमिशन लिया तो फी तो भरना पड़ेगा, तो ये फाइबा हो गया। फाइबा के पहले क्या लिखूँ, बाद में क्या लिखूँ, पहले नहीं पता तो एमटी लिख देता हूँ, बाद में क्या लिखूँ तो टाइड लिख देता हूँ, तो ये एमटी फीबा टाइड हो जाएगा, ये एफटी एफटी फीबा टाइड हो जाएगा। और तीसरा वाला ड्रग है जो बीए का कोर्स है, तो फी तो भरना है, तो सामने क्या लिखूँ, ट्राई करिएगा आ जाएगा, ट्राई करिएगा आ जाएगा, लास्ट में एन लिख दिया, ट्राइफिबान, तो ये हो जाएगा टायरोफिबान। तो ये ड्रग है जो GP2B3A रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है दोस्तों, जिससे प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक लगाई जा सकती है और प्लेटलेट के प्लग के फॉर्मेशन को रोका जा सकता है दोस्तों। दूसरा कैटेगरी है एडीपी रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे। हमने देखा कि जब यहाँ पे इंजुरी हो जाती है, एंडोथेलियम ब्रेक हो जाता है, तो कोलेजन के कांटेक्ट में प्लेटलेट आता है पहला, जो एक्टिव हो जाता है दोस्तों। चिपकने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गया तो कैल्शियम का लेवल साइटोसोल के अंदर बढ़ेगा, साइक्लिक एमपी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस जो ग्रैन्यूल है, प्लेटलेट ग्रैन्यूल बाहर आएंगे, उससे एक मीडिएटर बाहर आता है जिसका नाम है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किसी दूसरे प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर है, एडीपी रिसेप्टर, उस पर जाकर चिपकता है, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और ये GP2B3A रिसेप्टर का एक्टिवेशन भी कराते हैं, जिससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। तो क्यों ना हम इसे एडीपी रिसेप्टर के जो एक्शन है उसको ही ब्लॉक कर दें। और इसे ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग है एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उनका नाम है टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेन। ये ड्रग भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीगेशन को रोकने के लिए। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए भी बता देता हूँ। तो बोलिएगा टाइगर क्लोज द पैड, टाइगर क्लोज द पैड। ये पैड को अगर मैं ठीक से लिखूँ तो एडीपी हो जाएगा, तो एडीपी रिसेप्टर के ये ब्लॉकर है, क्लोज यानी ब्लॉक है ना, तो एडीपी रिसेप्टर के ब्लॉकर है, तो यहाँ क्लोज से मैं क्लोपी भी बोलूंगा, टाइगर से TNGRE से ग्रेल हो जाएगा, तो टी क्लोपीडिन, टिक्लोपिडिन हो जाएगा, और ये क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल भी हो जाएगा यहाँ से ये ड्रग। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन, ऐसे दो ड्रग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका टिक्लोपिडिन, ये आपका क्लोपिडोग्रेल हो जाएगा, और ये आपका एडीपी ब्लॉकर्स, एडीपी रिसेप्टर के ब्लॉकर, जिससे हम प्लेटलेट के एक्टिवेशन को रोक लगा सकते हैं। चलिए अगली ड्रग की कैटेगरी देखेंगे जो प्लेटलेट एक्टिवेशन को रोके, इनहिबिट करे। यहाँ पे हम देखेंगे थ्रोम्बाक्सिन A2 सिंथेसिस के इनहिबिटर को। थ्रोम्बाक्सिन A2 कैसे बन रहा था याद करिएगा, ये प्लेटलेट था
जब ये प्लेटलेट के अंदर यहाँ पे देखिए फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फो, कोई एक्टिव हुई वाली जो प्लेटलेट थी, जो कोलेजन से चिपक के एक्टिवेट हो गई थी, उससे कुछ प्लेटलेट के ग्रैन्यूल्स बाहर निकले थे। वो निकले हुए ग्रैन्यूल्स में जो मेडिएटर्स थे जैसे एडीपी, सीरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बिन, वो इसको चिपक जाएंगे। फिर ये प्लेटलेट में जो फॉस्फोलिपिड है उसके ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट किया जाएगा। ये प्लेटलेट के ग्रैन्यूल आए रिसेप्टर पे चिपके, तो इसमें फास्फोलाइपेज को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, जिससे ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है इस प्लेटलेट के अंदर, वो ब्रेक डाउन होकर के एराचिडोनिक एसिड बनाएंगे दोस्तों। एराचिडोनिक एसिड बन जाता है तो वो कॉक्स 1 के माध्यम से, साइक्लोऑक्सीजनेज के माध्यम से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, PGH2, और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 में होगा। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है दोस्तों, ये प्लेटलेट के क्लम्पिंग को फॉर्म करता है, प्लेटलेट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है। तो अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को ही हम अगर ना बनने दे तो हमारा काम हो सकता है, हम प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक लगा सकते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही सुंदर हमारा दोस्त यादगार ड्रग है दोस्तों, ये है एस्पिरिन। ये एस्पिरिन जो है वो कॉक्स 1 का इनिबिटर है दोस्तों, कॉक्स 1 को रोक लगा देता है। ये कॉक्स 1 के सेरिन नामक अमाइनो एसिड के ऊपर असिटाइलेशन करा देता है, जिसे इरिवर्सिबली ये इनिबिट करता है दोस्तों। ये रिवर्स नहीं होगा, एक बार ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दिया, ये रिवर्स नहीं कराएगा, इरिवर्सिबली ब्लॉक करा देगा ये। तो आगे फिर ये स्टेप ही बंद हो जाएंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 तो बनेगा ही नहीं। जब ये नहीं बनेगा तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस एस्पिरिन के एक्शन को समझे एक ट्रिक्स के द्वारा। तो ये ट्रिक्स क्या है, तो देखिए अरेचिडोनिक एसिड को मैंने यहाँ पे आर्ची लिख दिया है, और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को मैंने यहाँ पे परशा लिख दिया है। आर्ची और परशा की जोड़ी आपको पता होगी, जो अभी नागराज मंजुळे की मूवी आई थी उसके अंदर ये था। ठीक है, तो ये आर्ची और परछा जो है कॉक्स 1 यानी क्रॉसिंग हो रहा है इनका, ये अब शादी कर ले, बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेशन हो रहा है। तो इसी क्रॉस को कॉक्स 1 को इनिबिट करने के लिए हमने एस्पिरिन लाया। एस्पिरिन को अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको सेरिन भी नजर आएगा, इसके अंदर कोई इरिन भी नजर आएगा। तो ये कॉक्स 1 के सेरिन नामक अमाइनो एसिड का एसिलाइटेशन करके इसे इरिवर्सिबली इनिबिट करता है। इरिन से इरिवर्सिबल, सेरिन होगा, एस्पिरिन से सेरिन भी होगा, तो सेरिन नामक अमाइनो एसिड के यहाँ पर ये इरिवर्सिबली इसे इनिबिट कर देता है कॉक्स 1 को। ठीक है, तो इसका लेटर देखिए ए है, ABCD में ये पहला लेटर है, तो ये कॉक्स 1 को इनिबिट करके याद रखिएगा। यहाँ इरिवर्सिबली है, इसमें भी आए है 1, आपको याद दिलाएगा, कॉक्स 1 को ये इनिबिट करता है एस्पिरिन। तो इरिवर्सिबली एसिटाइलेशन एट द सेरिन अमाइनो एसिड ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंजाइम, ये एस्पिरिन का एक्शन है, जिससे थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक लगाया जा सकता है। चलिए अगला कैटेगरी का ड्रग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइपाइरिडामोल। देखिएगा एटीपी का कन्वर्जन जो है प्लेटलेट के अंदर साइक्लिक एएमपी में हो जाता है, इसका लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है साइटोसोल में। इसका डिक्रीज होने से प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है। इसका दूसरा एक अच्छा एक्शन है वो डायपाइरिडामोल के साथ में है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर जो फास्फोडाइस्टरेज होते हैं, जो ये इस स्टेप को इनिबिट कर देता है, एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, है ना। तो ये साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टरेज का काम है कि इस स्टेप को ये ब्लॉक कर देता है। अगर ये ब्लॉक हो गई तो साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम साइटोसोलिक इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ग्रैन्यूल्स बाहर आएंगे, जिससे प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा। तो ये फॉस्फोडाइरेस्ट इस स्टेप को इनिबिट कर रहा है, तो इसे ही इनिबिट करने वाला ड्रग चाहिए जो है डाइपाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल इसे इनिबिट करेगा, ये इसे इनिबिट कर रहा था ना, तो इसको इनिबिट करेगा, तो इसका एक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा साइक्लिक एएमपी पे। तो डाइपाइरिडामोल साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ाता है, जिससे कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। और ये डाइपाइरिडामोल के दूसरे इफेक्ट भी देखिए, ये प्रोस्टासाइक्लिन I2 जो नॉर्मल एंडोथेलियम से सिक्रीट हो रहा था उसका लेवल भी बढ़ाता है, ताकि नॉर्मल लेवल चलता रहे, नॉर्मल एक्शन चलता रहे, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रहा है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को हेल्प कर रहा था उसको भी ये डिक्रीज कर देता है। तो हमने देखा इसे ट्रिक्स की तरह, एक्शन शॉर्टली देख लीजिएगा। साइक्लिक एएमपी को पीडी इनिबिट कर रहा था, पीडीओ को डाइपिरिडामोल इनिबिट कर रहा था। इसका मतलब है दुश्मन का दुश्मन दोस्त यानी डाइपिरिडामोल इसे पॉजिटिव इफेक्ट देगा, जिससे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, डाइपैरिडामोल को मैं डीपी बोलूंगा और फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को पीडी बोलूंगा।
तो डीपी और पीडी एक दूसरे के विपरीत है तो इनका जमेगा नहीं दोस्तों, यानी ये एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। तो डायपाइरिडामोल ड्रग है जो पीडीई को एक्शन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ता है दोस्तों। अगर आप डायपाइरिडामोल का नाम देखेंगे तो इसमें मॉल आ रहा है और मॉल एक कैम्प की तरह दिखता है, तो मॉल जो है कैम्प की तरह दिखता है, तो कैम्प का लेवल बढ़ रहा है, कैल्शियम का डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स का, उसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है ना तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, कमेंट ज़रूर बनता है दोस्तों, और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि ये टॉपिक की जिसको तकलीफ है वो हट जाए, वो उसको आसान लगे ये टॉपिक, उसको मज़ा आ जाए दोस्तों। और आपको भी इस वीडियो में मज़ा आया है ऐसी आशा करता हूँ। और उन लोगों से दरख्वास्त है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कराना है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।